What are the factors affecting enzyme activity? आजा आजा. What are the factors affecting enzyme activity? ठीक है, तो फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड, चलो पहले टेम्परेचर लिखते हैं. तो लिखें there is an optimum temperature for an enzyme, for any enzyme. There is an optimum temperature for any enzyme to act. एक एंजाइम की बेस्ट एक्टिविटी उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बुखार होता है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली भूख लगना क्या हो जाती है, कम. क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया. और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से जो एंजाइम डाइजेशन करते थे, वो डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी कम कर दी है, तो तुम्हारा फूड भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा. तो पॉइंट बीइंग दिस कि जो बॉडी के एंजाइम्स हैं वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे बेस्ट एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी के एंजाइम्स, क्योंकि हमारा बेस्ट टेम्परेचर वही है 24 डिग्री सेल्सियस. अगर उससे ज़्यादा हो जाए बॉडी टेम्परेचर तो भी एंजाइम की एक्टिविटी खराब हो जाएगी, और अगर उससे कम हो जाए तो भी एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी. तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम. तो देयर इज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एन एंजाइम टू एक्ट. Above and below this temperature, the activity generally decreases. Above and below this temperature, the enzyme activity decreases. हाँ 20 हाँ सॉरी, वो तो रूम टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस. रूम, हमारा बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, तो हाँ हाँ रेंज होती है, पूरा नहीं रहता, पर वही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल 37 के आसपास ही एक्टिविटी सबसे ज़्यादा. हर एक एंजाइम का अपना होगा, तो ज़रूरी नहीं कोई एंजाइम, अगर वो सपोज लंग का एंजाइम है तो लोअर टेम्परेचर पे काम करता होगा, अगर वो पेट का एंजाइम है तो शायद हाई टेम्परेचर पे काम करता होगा, लाइक दैट. पर सबका एक ऑप्टिमम एक्टिविटी कहाँ पे दिखती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे. तो दिस वुड बी द ऑप्टिमम टेम्परेचर. इससे आगे या इससे पीछे आए तो एंजाइम एक्टिविटी वुड डिक्रीज. हाँ, नोट कर लिया है, बना लिया ग्राफ रिचर्ड? मुझे नहीं लगता बनाया, जल्दी बनाओ. तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, एक ये चीज याद रखना, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम एक्टिविटी. लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम एक्टिविटी whereas high temperature destroys it. Whereas high temperature destroys it because proteins are denatured at high temp with heat. अगर कोई पूछे एंजाइम क्यों हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिकॉज इन डिस्ट्रॉयज इट, बिकॉज high temperature denatures the protein. प्रोटीन का एक प्रोसेस होता है डीनेचुरेशन, वो कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपने बालों को देख लो, अगर तुम उसे हीट के पास लेके जाओ तो उसके साथ क्या होता है, वो अचानक से उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है. बाल है ना, बाल अगर आग के पास लाए जाएं तो एकदम से बाल क्या हो जाते हैं, एकदम से उनका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, क्योंकि बाल क्या होते हैं, प्रोटीन. और कोई भी प्रोटीन अगर हाई टेम्परेचर पे आएगा
एग ऑमलेट ले लो, एग प्रोटीन क्या है, एग इज प्रोटीन, उसको अगर हम हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो भी डीनेचुरेशन है। डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पे होता है प्रोटीन्स के साथ, और एंजाइम्स भी एक प्रोटीन है तो वो खराब हो जाएंगे, पर लो टेम्परेचर प्रिजर्व करता है। मतलब अगर तुम चाहो कि कोई एंजाइम रखना है तो उसको फ्रीजर में रख सकते हो, वो वैसे ही रहेगा, पर वो एक्ट नहीं करेगा, वो ऊपर प्रिजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इज पीएच। सेकेंड फैक्टर इज पीएच। तो सेकेंड फैक्टर वुड बी सेम एज पीएच। तो पीएच में क्या लिखेंगे हम? पीएच same points. There is an optimum temperature for proteins to act. There is an optimum pH. There is an optimum pH for any enzyme to work best. Above and below this pH, the activity would decrease. Above and below this temperature, this pH, the activity would decrease. राइट? तो अगर हम इस pH से ऊपर या नीचे जाएं तो ये pH क्या हो जाती है? तो ये हमारा एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हम फिर से ऑप्टिमम pH का एक ग्राफ बनाएंगे, और ये ग्राफ कैसा दिखेगा? पी एक्टिविटी और pH एक मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें इसका हर एक चीज का एग्जाम्पल दोगे तो टीचर नंबर काट ही नहीं सकती। एग्जाम्पल, पेप्सिन एक्ट्स एट एसिडिक या बेसिक? हाँ, एक्ट्स एज एट एसिडिक पीएच, है ना? और ट्रिप्सिन तो ये दिया था अभी वो डीनेचुरेशन का, हाँ, ट्रिप्सिन बॉडी लिख ले कि पेप्सिन ट्रिप्सिन कोई भी एंजाइम लिख ले, वर्क्स बेस्ट एट बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी के एंजाइम्स हैं सारे वो बॉडी टेम्परेचर बेस्ट काम करते हैं। पेप्सिन ट्रिप्सिन एक्ट्स एट बेसिक पीएच इन दी इंटेस्टाइन, जो कि बाइल देता था। डू यू रिमेंबर दिस? नेक्स्ट, थर्ड फैक्टर इज कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो ये पार्ट सुनो, ये एक फैक्ट्री है ना? इस फैक्ट्री में लेबर्स की कमी नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों ने बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो सारे फैक्ट्री में लग गए सीधा। ठीक है, अच्छा, तो इस फैक्ट्री में लेबर की कमी नहीं है अभी, और यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल है। क्या है? और रॉ मटेरियल यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है? सबस्ट्रेट। और ये फिनिश प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फिनिश प्रोडक्ट्स। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो स्पीड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? लेबर की तो कोई कमी नहीं है, मैंने बोला लेबर लिमिटिंग नहीं है, तो लिमिटिंग क्या होगा कि कितना फास्ट रॉ मटेरियल आ रहा है उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, हाँ या ना? तो कहना है इसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी कि जितनी जल्दी सबस्ट्रेट आएगा उतनी जल्दी फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो इसी तरीके से तुम ये समझोगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन, या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन
increases with the substrate concentration at first. Velocity of enzymatic reaction increases with the increase in concentration of the substrate at first, माने इनिशियली ऐसा ही होता है, जितना रॉ मटेरियल आ रहा है जैसे जैसे सबस्ट्रेट आता जाएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, पर एक पॉइंट के बाद ये सैचुरेशन आ जाती है इनिशियली, बट reaches a maximum value नहीं तुम्हारा, हाँ 1 घंटे का। अच्छा, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जरा ध्यान देते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज होती है जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता है। तो देखो ये जो वर्कर्स हैं ये कौन है, एंजाइम्स। ये कौन है, एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम्स जैसे जैसे रॉ मटेरियल आएगा तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उल्टा हो गया ये। हाँ, तो वेलोसिटी है v की कितनी स्पीड पे रिएक्शन चल रही है, और सबस्ट्रेट को हम रख देते हैं नीचे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन नीचे रख देते हैं। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, पर एक पॉइंट के बाद ये क्या हो जाती है, सैचुरेट, ठीक है। तो स्ट्रेट जाएगा एंड देन इट विल गेट सैचुरेट। इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ सकती। तो ऐसा क्यों हो गया कि अब जाके स्पीड v मैक्सिमम हो गई, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही सबस्ट्रेट आने में, क्योंकि इस पॉइंट पे वर्कर्स की कमी हो गई है, क्योंकि तुमने रॉ मटेरियल लाए जा रहे हो, एक पॉइंट पे आके तो एंजाइम्स कम हो जाएंगे, वर्कर्स कम हो जाएंगे। तो उस पॉइंट के बाद अगर वर्कर्स कम हो गए तो चाहे जितना भी सबस्ट्रेट आए, जितने वर्कर्स हैं उतना ही काम होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज, इसका आंसर, इसका रीजन लिखें, दिस इज बिकॉज enzyme molecules are fewer than the substrate molecules. Enzyme molecules are fewer than substrate molecules. And there are no free enzymes to bind to the, there are no free enzyme to bind to the substrate. ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हो गए, टेम्परेचर, pH, concentration of substrate, and the 4th point is our presence of activator, inhibitors and promoters. So 4th point is presence of promoters and inhibitors. तो कौन से फैक्टर्स हम कह रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी पे असर डालते हैं, ठीक है। प्रोमोटर इज कोफैक्टर, प्रोमोटर को क्या बोलते हैं, ये चलो कोफैक्टर छोड़ो, प्रोमोटर्स भी नहीं गिवन यहाँ पे, सिर्फ वही गिवन है, इनहिबिटर्स, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स,
क्योंकि कोफैक्टर तो एसेंशियल होते हैं। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, कहाँ गया ये? था तो कहीं, चल ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं जरा देखें। तो इनहिबिटर्स inhibitors which closely resembles the substrate molecules bind to the inhibitors which closely resembles the substrate molecules bind to the enzyme and binds to the enzyme and inhibits its activity। ऐसे इनहिबिटर जो हम शक्ल होते हैं सबस्ट्रेट के, पर एंजाइम को धोखा हो जाता है कि वो सबस्ट्रेट है। तो ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, तो ये इसकी शक्ल है। ये एंजाइम को तो लग रहा है कि सबस्ट्रेट है, पर एक्चुअल में वो क्या है? इनहिबिटर। ये क्या है? इनहिबिटर। तो एंजाइम इनहिबिटर के साथ जुड़ जाता है, और एंजाइम इनहिबिटर से जुड़ जाएगा तो क्या वो सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर पाएगा? नहीं। तो इनहिबिटर्स, ऐसे इनहिबिटर्स जो कि जाकर जुड़ जाते हैं एंजाइम से, और सबस्ट्रेट बेचारा मुंह देखता रह जाता है कि अरे मैं तो यहीं पे हूं, सबस्ट्रेट बाहर ही रह गया जिसको यहाँ पे जुड़ना था। तो इस प्रोसेस में ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये आगे एंजाइम काम करते नहीं। तो इस इनहिबिटर को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव, स्पेलिंग सही है, इनहिबिटर्स। माने जो सबस्ट्रेट के जैसे दिखते हैं और एंजाइम को के साथ बाइंड कर जाते हैं, और सबस्ट्रेट वहीं रह जाते हैं, तो प्रोडक्ट बन ही नहीं पाते। तो सबस्ट्रेट उन एक्टिव साइट्स को पे जा नहीं पाते। वैसे सबस्ट्रेट को जाना था यहाँ पे और यहाँ पे, पर वो सबस्ट्रेट नहीं जा पाया। ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्लियर है?